बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिजनेस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लेक्चर 3 के साथ आई एम डॉक्टर सजाद मोहसिन। आज हम ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट पे बात करेंगे। आज के जो टॉपिक है वो ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट है, गोल्स ऑफ न्यू वर्क एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट है, सिंपल मॉडल वर्सेस बेटर मॉडल है, फ्रेमवर्क ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट है, और हम एच केस स्टडी को भी आज लेके चलेंगे। द ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट, द वे IT is used depends on the environment surrounding the organization that uses it। क्योंकि IT को आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से डेवलप करना है, उसमें वो सिस्टम्स, वो चीज़ें लेके आनी हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के यूज़ के लिए होंगी। हर IT की चीज़ को हर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लगाया जा सकता। साइमल्टेनियसली टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस अफेक्ट द वे IT इज़ यूज, और इसी के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी में एनहांसमेंट हो रही हैं, एडवांसमेंट हो रही हैं, वो भी IT के यूज़ को ऑब्वियसली अफेक्ट करती हैं और चेंजेस लाती हैं। The external organizational environment, IT allows information to move faster, thus increasing the speed at which events take place and the pace at which individuals and organizations responds to event। जिस तरीके से enhancement हो रही है IT के अंदर, उसने जो information के flow को बहुत तेज कर दिया है। 3G 4G ने अब आप देखें कि डाटा फ्लो को और फास्टर कर दिया है। सो उस वजह से एक इंडिविजुअल को भी और एक ऑर्गेनाइजेशन को भी उस एडवांसमेंट के हिसाब से अपने आप को रिस्पॉन्ड करना होता है, वरना वो पीछे रह जाते हैं। द इंटरनेट इकॉनमी, बिजनेस टू कस्टमर और बिजनेस टू बिजनेस एटसेट्रा वगैरह जो है वो अपना रोल प्ले करती हैं, और उसमें IT इज़ अ मेजर अंडरपिनिंग ऑफ द वे द ओल्ड एंड न्यू वर्ल्ड इंटरफेस। और IT जो है वो अपने तौर पर एक रोल प्ले कर रहा है, एक इन्हेंसमेंट है, एक कैटलिस्ट है, जिसके तहत ओल्ड और न्यू वर्ल्ड जो है वो आपस में मिल रही है, इंटरफेस कर रही है। ग्लोबल मार्केट प्लेस जो है, द वर्ल्ड हैज़ बिकम द ग्लोबल मार्केट प्लेस। द इंटरनेट अलाउज कंपनीज टू वर्क ग्लोबली, वो ग्लोबल कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन इज अ टू वे स्ट्रीट, इसमें उधर से भी डाटा आ रहा है और इधर से भी डाटा आ रहा है। इंटरनेट अलाउज स्मॉल फर्म्स टू हैव अ ग्लोबल रीच, इंटरनेट ने जो है वो स्मॉल फर्म्स को भी ग्लोबली अप्रोचेबल बना दिया है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज नाउ ग्लोबल बट लोकल टेस्ट स्टिल मैटर, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो ग्लोबल बन चुका है, बट फिर भी जो बिजनेस एनवायरनमेंट में लोकल जो टेस्ट है वो फिर भी मैटर कर जाता है। इंटरनेट ने किस तरीके से स्मॉल फर्म्स को ग्लोबल रीच कर दिया है कि इवन जो पाकिस्तान में बैठी हुई एक खातून जो ड्रेस डिज़ाइन कर रही थी, अब वो उन्होंने अगर अपना वेबसाइट खोल लिया है और वो वेबसाइट पे ऑर्डर्स ले रही हैं, तो वो पूरी दुनिया में अब फेडेक्स DHL के थ्रू अपनी ड्रेसेस जो है भिजवा रहे हैं। और इसी वजह से न सिर्फ पाकिस्तानियों में जो अब्रॉड हैं, बल्कि इंटरनेशनली भी जो पाकिस्तानी और इंडियन जो ड्रेसेस हैं उनकी मांग बढ़ गई है। सो you can see, I mean, sky is the limit. I can give you examples, but there are so many examples जिसमें कि small businesses ने जो है वो global reach, outreach पे चले गए हैं। फिर इसकी वजह से एक बिजनेस इकोसिस्टम बन गया है। अब अगर एक हाउस होल्ड खातून का ऑर्डर आ रहा है तो देयर इज़ अ वे कि वो जो पैसा है वो कैसे उनको ट्रांसफ़र होगा। इजी पेपॉल यहाँ पे चलता नहीं है, सो इजी पैसा और दूसरी तीसरी जो सहूलतें आई हैं, या हम देखते हैं कि और बहुत सारे सिस्टम्स आ गए हैं जिनके तहत आप की अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाती है और आपको
वो पैसे मिल जाते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि आप वहाँ पे अब किसी को ज़रूर वो आपके जानने वालों को पैसे दें और वो आपको पैसे लेके आएँ या भिजवाएँ। ये सिस्टम पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप हो गया है इंटरनेट बैंकिंग का, डिलीवरी का, और फिर ऑर्डर्स प्लेस करने का, और इसी तरह से उसको ऑटोमेटिक सिस्टम में जैसे ही ड्रेस सोल्ड हो जाता है तो वो भी आ जाता है। सो एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो गया है। डीकैपिटलाइजेशन क्या है? टेंजिबल आइटम्स सच एज कैपिटल, इक्विपमेंट, बिल्डिंग्स वर द टेनेंट्स ऑफ पावर इन द इंडस्ट्रियल एज। इंडस्ट्रियल एज में क्या होता था कि ज़ाहिर बात है जिसके पास कैपिटल होता था वो इंडस्ट्री लगाता था, उस इंडस्ट्री की जो जो इक्विपमेंट होती थी वो चाहिए होती थी, उस इक्विपमेंट को रखने के लिए जिस तरह की बिल्डिंग चाहिए होती थी वो चाहिए होता था। फिर ये सारी चीज़ें मिलके और फिर जिस तरह के स्किल्ड वर्कर चाहिए होते थे वो लेके तब आप एक काम कर सकते थे। ये इंडस्ट्रियल एज का ज़माना था। बट और ये सारे टेंजिबल इनपुट थी, लेकिन अब जो है वो इनटेंजिबल इनपुट है। कोई आइडिया, स्टार्टअप आपकी कंपनी को शुरू कर सकता है और इट कैन गोज। व्हाट्सएप की मिसाल आपके सामने है, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स कि एक आइडिया था, उस आइडिया ने क्लिक किया एंड यू बिकम $1 million कंपनी जस्ट इन नो टाइम। सो आइडिया का होना और नॉलेज का होना काफ़ी है। मैनेजिंग टैलेंट जो है वो एज इम्पॉर्टेंट एज मैनेजिंग फाइनेंस थी। जिस तरह से पहले हमारे लिए फाइनेंस को मैनेज करना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था, इस वक्त जो टाइम है वो टैलेंट को मैनेज करना है। इसीलिए आप मुख्तलिफ इवन ग्लोबली भी देख रहे हैं कि आइडियाज़ अनलिमिटेड या आइडियाज़ के कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, सो दैट किसी के भी आइडिया को, दुनिया जहान के आइडियाज़ को चांस दिया जा रहा है कि कुछ भी क्लिक कर सकता है। फास्टर बिजनेस साइकिल्स जो है रिलाई करते हैं आईटी के ऊपर, ज़ाहिर बात है। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, राइज एंड फॉल ऑफ .coms probably should have been expected. Many business plans could not make dollars. So जिस तरह .com एक आया था 2000s में और ये समझा जा रहा था कि अब वो जो है बड़ा बिजनेस बनाएगा, उस तरह से बिजनेस नहीं बना सका क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस जो थे, जो प्लानिंग की गई थी वो उतनी इफेक्टिव नहीं थी। Typical in telco and business shiningness have shaken investors' confidence. फिर जो टेलकोज में जो प्रॉब्लम्स आई और फिर जो हमारी माल प्रैक्टिसेस हैं बिजनेसेस में, और ये थ्रू आउट द वर्ल्ड हैं, उसने भी इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को शेकन किया और वो थोड़ा सा इस बिजनेस से दूर हुआ। कॉल फॉर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी ऑफ कॉर्पोरेट ऑपरेशंस एंड ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट ऑफिसर्स। सो इस चीज़ की वजह से अब ये आया है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए तमाम कॉर्पोरेट ऑपरेशंस में, और इसी तरह जो भी कल्प्रेट हैं, जो भी कॉर्पोरेट ऑफिसर्स हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे फिक्स होनी चाहिए, और अगर इफ़ दे फाउंड इन माल प्रैक्टिसेस, बिजनेस शाइनिंगनेस, तो उनको फिर उसी तरह से सज़ा भी होनी चाहिए। IT will play a significant role in implementing the ensuing regulations and fostering transparency. IT को फिर अपना रोल प्ले करने पड़ेगा, ना सिर्फ कि जो रेगुलेशंस बन रही हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, बल्कि इसी तरह से ट्रांसपेरेंसी को फॉस्टर करने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए, उसको नरिश करने के लिए भी आईटी को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा इवेंचुअली। राइजिंग सोसाइटल रिस्क ऑफ आईटी, अब सोसाइटी भी एट रिस्क आ गई है ड्यू टू आईटी। आईटी हैज़ नेगेटिवली अफेक्टेड मिलियंस ऑफ पीपल। नेटवर्क शटडाउन्स, हमारे यहाँ बिजली के शटडाउन्स हैं, सिमिलरली कंप्यूटर वायरसेस इन्होंने अपना इफेक्ट किया है। फिर आइडेंटिटी थेफ्ट हुई हैं, फेसबुक पे जाली अकाउंट, ट्विटर्स पे जाली अकाउंट खोले गए हैं, ये आइडेंटिटी थेफ्ट है। सिमिलरली आपके अकाउंट को हैक कर लिया गया है, दिस इज़ ऑल्सो आइडेंटिटी थेफ्ट। फिर ईमेल स्कैम्स, बेनता कि आपने लॉटरी जीत ली है, आपको इतने $1 million, इतने $, मिल गए हैं, सब कुछ जो है ये इसने भी एक प्रॉब्लम कर दी है। फिर
मूवमेंट ऑफ वाइट कॉलर जॉब्स ऑफशोर, जो बिजनेसेस ख़ासतौर पे इन डेवलप वर्ल्ड में जो बड़े इंपॉर्टेंट बिजनेसेस थे उनकी क्योंकि डेवलपमेंट वगैरह की जो कॉस्ट थी वो बहुत हाई हो गई है, तो वो ऑफशोर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना वगैरह में वो बिजनेसेस जा रहे हैं। उसकी वजह से सोसाइटी वहाँ पे एट रिस्क है। यहाँ पे भी इसी तरह से जो हमारे यहाँ ब्रेन ड्रेन हो रहा है ये भी सोसाइटी एट रिस्क पे आ जाता है। led to increasing calls for government regulation for vendors and corporations to take action। इसी तरह से इन तमाम चीज़ों ने गवर्नमेंट को जो है वो मजबूर किया है कि वो रेगुलेशंस लाएं। हमारे यहाँ भी आईटी पॉलिसीज़, इसी तरह से डिफरेंट साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज़ और साइबर वारफेयर वगैरह के ऊपर एक्शंस और रेगुलेशंस लाए जा रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें कर रही हैं। फिर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट जो है वो क्या उसमें चेंज आया। द वर्क एनवायरनमेंट इज ऑल्सो चेंजिंग एंड द आर्ट ऑफ मैनेजिंग पीपल इज अंडर गोइंग सिग्निफिकेंट शिफ्ट। अब जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं उसमें एनवायरनमेंट में बहुत सारी चेंज आ रही है। इसी तरह किस तरीके से आपने लोगों को मैनेज करना है उसमें भी बहुत सारी शिफ्ट आ रही है। लोगों को बहुत सारी जॉब्स दुनिया भर में ये हो रहा है कि आप घर बैठ के लॉग इन करके आप एट ऑफिस हैं, आप काम कर रहे हैं। अगर वो आपने थोड़ी देर भी कंप्यूटर को यूज़ नहीं किया, माउस को क्लिक नहीं किया यूज़, तो आप जो है वो लॉग आउट हो जाएंगे। तो सुपरवाइज़र को भी पता चल जाएगा कि यू आर नॉट अटेंटिव, सो वो पूरा लॉग हो रहा है। सिमिलरली इंडिया और बहुत सारी जगहों पे माइक्रोसॉफ्ट ने जैसे ये किया है कि एम्प्लॉई जैसे ही अपनी बस में बैठता है माइक्रोसॉफ्ट की, तो ही और शी इज़ इन ऑफिस, वो वहाँ से लॉग इन हो जाता है। अपनी अपनी सीट्स पे उनको हर सीट पे उन्होंने सेटअप लगा दिए, इंटरनेट लगा दिया है, कनेक्शंस लगा दिए, कंप्यूटर लैपटॉप्स के ज़रिए वो कनेक्ट होके ही और शी 1-1.5 घंटे का जब तक ऑफिस का टाइम उसका पहुंचने का हो रहा है वो उसी टाइम को यूटिलाइज कर रहा है बीइंग इन ऑफिस। इस तरीके से ये भी फ़ायदा हो रहा है कि ऑफिस आवर्स पे जो पीक ट्रैफिक होता है उसको भी मैनेज किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सब 9 बजे पहुंचने के लिए 7, 7:30 से लेके और 9 बजे तक शहर में रश ही रहे, और डिफरेंट टाइम्स पे लोग निकल रहे हैं और वो क्योंकि यूज़ कर सकते हैं अपने सिस्टम्स को, ऑफिस को। सो वो एक ऑफिस एनवायरनमेंट, बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट चेंज हो रही है। फिर इसके अलावा बिजनेसेस में क्या हो रहा है कि जो फ्रॉम सप्लाई पुश टू डिमांड पुल हो गया है। ओल्ड में कंपनीज डिड देयर बेस्ट टू फिगर आउट व्हाट कस्टमर्स वांटेड, organized to build a supply of products or services and then push them out to end customers on stores, shelves, in catalogs, etc. So supply push था, वो लोगों की डिमांड को देखते थे, उस तरीके से चीज़ें बना लेते थे और फिर सप्लाई कर देते थे। न्यू और इंटरनेट पे क्या है, allows much closer and one-to-one contact between customer and sellers। जैसे मैंने मिसाल दिया कि अगर एक खातून है जो डिज़ाइनर है, उसने एक ड्रेस बनाया है, वो ड्रेस बड़े आराम से जो भी कस्टमर है उसको प्रोवाइड कर सकती हैं। दैट डिज़ाइन वुड बी 1-to-1 होगा कि भाई उस कस्टमर ने अपना डिज़ाइन ले लिया, सोल्ड हो गया तो वो सोल्ड हो गया। Offer customers the components of a product or service, then the customer creates their own version of by pulling what they want। So अगर उसने इसी तरह से वेबसाइट खोली हुई है और बहुत सारे चीज़ें बनाई हुई हैं, तो जो कस्टमर को चीज़ें चाहिए होती हैं वो ले लेता है, बाकी चीज़ें उसको ज़रूरत नहीं होती। तो ये डिमांड पुल्ड है कि या इसी तरह से बहुत सारी डिमांड्स दे दी। शादी के घर में उन्होंने कहा कि मुझे 10 ड्रेस चाहिए और देन उसने बना के वो जोड़े दिखाए एंड डिज़ाइन को फिक्स किया एंड देन स्टार्ट सेंडिंग इट। सिमिलरली अदर एग्जांपल्स हैं। सेल्फ सर्विस है, जैसे एटीएम्स जो हैं वो अर्ली एग्जांपल हैं कि पहले ये तस्वुर ही नहीं था एटीएम से पहले कि कोई बैंक में जाएगा और ख़ुद से पैसे निकाल लेगा, जब तक कि टेलर के पास ना जाए और टेलर को अपना कैश ना चेक ना दे, वो कैश कभी भी ट्रांजैक्शन हो नहीं सकती थी। सो एटीएम्स ने ऑब्वियसली वो चेंज लाया। 1990 सॉ an increase in system that let consumers access corporate computer system
to learn about products, purchase products, inquire about orders, communicate and do businesses with the firm. So Amazon और दूसरी तीसरी चीज़ों ने आपको eBay वगैरह ने आपको ये सहूलत दी कि आप प्रोडक्ट के बारे में जानें, इवन कंपैरेटिव एनालिसिस भी करें, फिर आप परचेस करें, फिर अपने ऑर्डर को वो भी देखें कि कहाँ पे पहुँचा है, उसी तरह से आप बिजनेस कर सकते हैं. सो नाउ हीप्स एग्जांपल फेडेक्स पार्सल ट्रैकिंग है. जैसे मैंने कहा कि फेडेक्स के ज़रिए, DHL के ज़रिए जो आप पार्सल देते हैं, आप उस पार्सल की भी ट्रैकिंग कर सकते हैं. सो बहुत कुछ मौजूद है. रियल टाइम वर्किंग, सेल्स पीपल हैव अप टू द मिनट इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर्स. उनको मिनट बाय मिनट की इंफॉर्मेशन होती है. नोइंग एग्जांपल इन्वेंट्री एंड कैश लेवल एज दे आर नाउ. जो कैश लेवल या इन्वेंट्री इस वक्त है, नॉट एज दे वर अ वीक और मंथ अगो. आप अगर इसको उस तरीके से देखें कि अगर आप ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं अपनी किसी भी एयरलाइन वगैरह की, तो इवन सीट्स जब आप अपनी लेना चाहते हैं तो आपको सीट बाय सीट पता चल जाती है कि कौन सी सीट अवेलेबल है, और जैसे कोई एक बंदा वो सीट अवेलेबल कर देता है, दूसरे बाकी सारों को उसी वक्त पता चल जाता है कि अब ये आइल की या विंडो की सीट अवेलेबल नहीं है, एंड सो ऑन सो फोर्थ. बीइंग एबल टू रीच समवन हु व्हेन यू नीड देम. इंस्टेंट मैसेजिंग ने ये सारी चीज़ कर दी है कि बंदे को जैसे ही इंफॉर्मेशन देनी हो आप ठग से मैसेज कर देते हैं. अब व्हाट्सएप, वाइबर और इस तरह की बहुत सारी सर्विसेज आ गई हैं. टीम बेस्ड वर्किंग भी इसके ज़रिए हो गई है. वर्किंग टुगेदर ऑन प्रोजेक्ट्स, आप ग्लोबली बैठ के भी एक साथ काम कर सकते हैं. एनी टाइम एनी प्लेस इंफॉर्मेशन वर्क, किसी भी वक्त किसी भी जगह आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है. आउटसोर्सिंग एंड स्ट्रेटेजिक अलाइंसेस. अब आउटसोर्सिंग और स्ट्रेटेजिक अलाइंसेस आप इंटरनेशनली और नेशनली कर रहे हैं. टू बिकम मोर कंपेटिटिव, ऑर्गेनाइजेशंस आर एग्जामिनिंग types of work that should be done internally or externally by others, ranges from a simple contract for services to a long term strategic alliance. आप आउटसोर्सिंग में ये कर सकते हैं कि अभी मेरे एक सर्विस है, ये वेब पेज है, ये बना के दे दो, ना कि आप एक लॉन्ग टर्म ये कहें कि ये मेरा पूरा वेब पेज, इसको मैनेज करेंगे, इसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शन जिस तरह के भी हो रही हैं वो आपने मैनेज करनी है. सो उसको हम स्ट्रेटेजिक अलाइंस कहते हैं. द थिंकिंग इज वी शुड focus on what we do best and outsource the other functions to people who specialize in them. So जो मेजर इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व है, मेजर एस्पेक्ट जो इन्वॉल्व है वो ये है कि जिस काम में आप अच्छे हैं वो आप करें, और जो काम दूसरे अच्छा कर सकते हैं और वो आपके लिए इतनी बड़ी प्रायोरिटी भी नहीं है, उस पर कोई आपका IPR भी नहीं है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी नहीं लगाना चाह रहे हैं, वो आप दूसरों को दें. इवन अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है तब भी आप जो है NDAs वगैरह होती हैं, आप नॉन डिस्क्लोजिंग एग्रीमेंट वगैरह के ज़रिए उनको भी करवा सकते हैं. सो अपनी स्पेशलिटी अपने लिए रखें और दूसरों की स्पेशलिटी का फ़ायदा उठाएं. सो दिस इज़ द मोर कॉन्सेप्ट. नॉट न्यू स्पेशली इन नॉन IT. ऑल्सो सम बैकलैश, इसके सब कुछ प्रॉब्लम है. ये IT वालों के लिए शायद ये नई चीज़ थी, लेकिन ये जो आउटसोर्सिंग स्ट्रेटेजिक अलायंसेस हैं ये ऑब्वियसली जो नॉन IT थी उनके लिए नए नहीं था. जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं या जो बड़े बड़े टेंडर्स लेते हैं या बड़े बड़े काम करते हैं वो अपनी चीज़ें आउटसोर्स करते हैं. अब अगर मेट्रो बन रही है तो मेट्रो के लिए रोड कोई और बना रहा है, कोई और ठेकेदार काम कर रहा है, जो सरिया है वो कोई और ला रहा है, कंक्रीट कोई और ला रहा है, एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो दे न्यू IT में थोड़ा सा ये नया है, इसीलिए कुछ बैकलैश भी है, कुछ प्रॉब्लम्स भी इसमें आ जाती हैं. कंपनीज जिनके साथ आपने स्ट्रेटेजिक अलायंस किया है वो अगर चली जाती हैं तो देन व्हाट, आउटसोर्सिंग में थोड़े से और इश्यूज आ जाते हैं. सो इस वजह से वो कुछ बैकलैश भी होते हैं ऑब्वियसली. द डिमाइस ऑफ हायरार्की. क्या हुआ इस सारे सिस्टम में, हायरार्की जो थी उसका एक तरह से डिमाइस हो गया है. Traditional hierarchical structure groups several people performing the same type of work overseen by a supervisor no longer the most appropriate in factories or offices. So offices में अब ये नहीं हो रहा कि बहुत सारे लोग एक ही काम करे जा रहे हैं और सुपरवाइजर उनको देख रहा है. ये हायरार्की जो बनी हुई थी ये अब एक तरह से ख़त्म हो गई है.
हायरार्किकल स्ट्रक्चर कैन नॉट कोप विद रैपिड चेंज, जितनी रैपिडली चेंजेस आ रही हैं हायरार्किकल स्ट्रक्चर जो है वो नहीं चलता। कम्युनिकेशन अप एंड डाउन द चेन ऑफ कमांड टेक्स टू मच टाइम फॉर टुडेज एनवायरनमेंट। अब आपको बॉस को ईमेल लिखनी है, आप अपने मैनेजर को बाईपास करके बॉस को डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। सो वो हायरार्की एक तरह से ख़त्म हो गई। पहले होता था कि फाइल नीचे से चल रही है, क्लर्क ने चलाई, वो सेक्शन ऑफिसर के पास गई, वो डिप्टी सेक्रेटरी के पास, वो जॉइंट सेक्रेटरी और फिर सेक्रेटरी। दिस नो लॉन्गर वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली हमारे ब्यूरोक्रेटिक चैनल में अभी भी यही सब कुछ चल रहा है, इसीलिए उसका हाल बुरा है। सो IT इनेबल्स team based organization structure by facilitating rapid and far flung communication। so IT ने क्या किया है कि अब हम बजाय हायरार्की के एक टीम की तरफ से काम करने लगे हैं, और उसने जाहिर बात है रैपिड और फार फ्लंग दूर तक आप दुनिया में कहीं पे भी कम्युनिकेशन है उसको आसान कर दिया है। नोट, हायरार्की हैज स्टिल इट्स प्लेस इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमने ब्यूरोक्रेसी में बात की, तो ये फिर भी चाहिए होती है सम ऑफ द टाइम। इवन आजकल की ऑर्गेनाइजेशन में भी जाहिर बात है देयर आर CEO, CTOs एंड एवरीथिंग। सो इट्स नॉट कि वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो गई है, इट्स स्टिल देयर, बट वो वाली बात नहीं रही जैसे पहले थी। लीवरेज नॉलेज ग्लोबली। अब हर चीज़ की नॉलेज ग्लोबली अवेलेबल है। टैप टैसिट नॉलेज बाय फॉस्टरिंग शेयरिंग एंड सपोर्टिंग शेयरिंग थ्रू टेक्नोलॉजी। सो अब हम क्या कर सकते हैं कि जो नॉलेज लोगों के पास पहले इनहेरेंट थी, अब वो हम उसको शेयर कर सकते हैं, उसको सपोर्ट कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजी उसमें वाइटल रोल प्ले कर रहा है। एक ज़माने तक जब विकिपीडिया स्टार्ट हुआ था तो विकिपीडिया वॉज कंसिडर्ड एज अ अनरिलायबल सोर्स, और इंसाइक्लोपीडियाज थी उनको लेके चल रहे थे। लेकिन इवेंचुअली अब ये देखें कि वेबस्टर और ऑक्सफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया का रोल जो है वो ख़त्म होता चला जा रहा है, और विकिपीडिया से ही इंफॉर्मेशन लेके, दो अनरिलायबल बट स्टिल इट्स देयर। सो ड्राइविंग फोर्स इज कल्चर। इस सारी चीज़ में कल्चर अपना एक रोल प्ले करता है। हैपन्स थ्रू organization pull, people needing help rather than organization pull which overloads people with information। so जब लोगों को हेल्प चाहिए होती है तो वो हेल्प ढूंढते हैं और वो कर लेते हैं। और ऑर्गेनाइज फॉर कॉम्प्लेक्सिटी, और ये जाहिर बात है कॉम्प्लेक्सिटी की भी ऑर्गेनाइजेशन कर देती है। वर्क इलेक्ट्रॉनिकली, टेकिंग एडवांटेज ऑफ इंटरनेट एंड नेटवर्क इन जनरल becomes the third major goal of enterprises today, requires different organizing principles, management tenets, compensation scheme structure। so इसकी वजह से जो है वो organization प्रिंसिपल्स को चेंज करना पड़ रहा है। जो मैनेज कर सकते हैं वो लोग अब चेंज हो रहे हैं, फिर किस तरीके से इसको कॉम्पनसेट करना है और क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें ला रही हैं। चेंजेस हाउ ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट विद अदर इंक्लूडिंग कस्टमर। सो ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही हैं, इवन कस्टमर्स के साथ भी कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं, ये इंपॉर्टेंट हो गया है। द माइक्रोचिप मूव पावर विद इन कंपनीज। माइक्रोचिप ने जो है वो पावर्स को कंपनीज के अंदर डाल दी है। बैंडविड्थ मूव पावर ऑल द वे टू कंज्यूमर, और बैंडविड्थ की इंक्रीज ने कंज्यूमर को पावर दे दी है। दिस विल इंक्रीज एक्सपोनेंशियली एज बैंडविड्थ कैपेसिटी इंक्रीजेज एंड कॉस्ट डिक्रीजेज। जिस तरह से, जैसे मैंने कहा था 3G और 4G आ गए हैं, ये जिस तरीके से हो रहा है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक वर्क जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर जाएगा। हैंडल कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस चेंज और फिट्स एंड स्टार्ट्स। जो इलेक्ट्रॉनिकली में ये फ़ायदा हो जाता है कि अगर आपने कोई चीज़ पूरी कंटिन्यूस डालनी है तो भी चल सकता है, लेकिन अगर आप डिसकंटिन्यू कर गए हैं तो वो वहीं से स्टार्ट ले लेगा जहां से आपने डिसकंटिन्यू किया था। सो ये एक इसका और मेजर एडवांटेज है। इट इनेबल्स एडवांसेस इन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। जाहिर बात है कि ये ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में एडवांसेस लिया है। हार्डवेयर ट्रेंड जो है 50-60s में बैच प्रोसेसिंग होती थी, प्रीडोमिनेंट होती थी। ऑनलाइन सिस्टम्स इमर्ज लेटर, बैच में चीज़ें रख दी जाती थी और वो फिर इवेंचुअली प्रोसेस होती थी। फिर जब ऑनलाइन सिस्टम्स आ गए मिड 70s में, तो प्रोसेसिंग पावर बिगन टू मूव आउट ऑफ द सेंट्रल साइट
फिर वो सेंट्रल साइट से एट द इंसिस्टेंस ऑफ यूज़र उन्होंने कहा कि हमें हमारी साइट पे चीज़ें चाहिए, तो वहाँ हो गई। पहले ये होता था कि मेन फ्रेम एक जगह लगा हुआ है, सारी चीज़ें वहाँ जाती थी। इन 1980s एडवांस्ड ऑफ पर्सनल कंप्यूटर पीसीज आ गई, फिर क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग आ गई, क्लाइंट मशीन यूज़र इंटरफेसेस विद सर्वर ऑन द नेटवर्क होल्डिंग द डाटा इन एप्लीकेशंस लाइक इंटरनेट। सो अब ये है कि हम सारे क्लाइंट है, सर्वर्स कहीं रखे हुए हैं, हमें ये नहीं पता, हम जस्ट सर्च लगाते हैं और हमारे पास सारी चीज़ें आ जाती हैं। मेजर करंट डेवलपमेंट जो है वो हैंडहेल्ड डिवाइसेस, वायरलेस एटसेट्रा आ गए हैं कि हम हैंडहेल्ड पे अब हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, स्मार्टफोन्स नहीं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल और आसान कर दी है। फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन बियॉन्ड ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्रीज टू सप्लायर कस्टमर्स। अब ये हो गया है कि सप्लायर्स और कस्टमर्स के पास भी जो है वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। सो वो और इन्हेंस हो गई हैं कम्युनिकेशन आपस में, और ऑनलाइन और बहुत ही रियल टाइम बेस पे चीज़ें होने लग गई हैं। सॉफ्टवेयर ट्रेंड्स भी ज़ाहिर बात है कि 1960s में जो था वो इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ इन हाउस प्रोग्रामर्स हु क्रिएटेड ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, और उस वक्त की प्रॉब्लम जो थी वो मेमोरी थी। लेटर प्रोग्रामिंग इश्यूज आ गए, फर्स्ट जो था वो मॉड्यूलर एंड स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टेक्निक्स आ गई, फिर जो है वो देन लाइफ साइकिल डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आ गई। उस वक्त जो गोल हो गया वो ये हो गया कि इंट्रोडक्शन ऑफ रिगरस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स आ गया। सो उस वक्त जो है अब जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टेक्निक्स आप देख रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी आ गए हैं। वो इसीलिए आ गए हैं कि जो प्रोग्रामिंग इश्यूज़ को हम उनको डील कर सकें। फिर प्रोटोटाइपिंग क्विक डेवलपमेंट ऑफ मॉकअप आ गया है कि अब आप प्रोटोटाइप फ़ौरन ही एक मॉकअप बना के दिखा देते हैं और उसको फिर आप फाइनलाइज कर लेते हैं। परचेजिंग सॉफ्टवेयर बिकम वायबल अल्टरनेटिव टू इन हाउस डेवलपमेंट, और अब आपको इन हाउस डेवलपमेंट करने की ज़रूरत नहीं है बल्कि आप परचेज कर सकते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर। पेइंग अटेंशन टू एप्लीकेशंस अदर देन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। इसमें क्या हुआ कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के अलावा लाइक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, रिपोर्ट जनरेशन, डाटाबेस इंक्वायरीज को आपने ज़्यादा अटेंशन देनी शुरू कर दी। एंड यूजर्स डेवलप देयर ओन सिस्टम, और एंड यूजर्स ने भी अपने सिस्टम्स डेवलप करना शुरू कर दिए। पुश फॉर ओपन सिस्टम, फिर ये हुआ कि अब हमें जो है वो डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, हमें ओपन सिस्टम से सॉफ्टवेयर लेना है ताकि परचेजर वर टायर्ड ऑफ बीइंग लॉक्ड इन अ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। अब परचेजर जो है तंग आ गया था कि ये वाला सॉफ्टवेयर लें, ये वाला वर्जन लें, अब वो ये हार्डवेयर लें, इन चीज़ों से तंग होकर उन्होंने ओपन सिस्टम की तरफ आ गया। 1990s जो है उसमें एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग की बात हुई, और जो SAP आया, SAP आया, पीपल सॉफ्ट आया, इसने जो है वंस अगेन दोबारा डेंजर उस तरफ कर दिया कि ये एक्सपेंसिव एंड ट्रबलसम है, स्पेशली फॉर कंपनीज वांटिंग टू मॉडिफाई द ERP सॉफ्टवेयर टू फिट देयर यूनिक प्रोसेसेस। तो SAP वगैरह या पीपल सॉफ्ट वगैरह जब आप ले लेते हैं, वो अगेन डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है, प्रोप्राइटरी आइटम्स हैं, उनमें जब आप अपनी लिहाज से मॉडिफिकेशन करते हैं तो इट बिकम्स वेरी कॉस्टली, और छोटी ऑर्गेनाइजेशंस तो ले ही नहीं सकती, और इसमें फिर आपको फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन चेंज लाने की ज़रूरत पड़ जाती है, जो कि एट टाइम्स आपके लिए फीजिबल नहीं होता। लाइक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इज़ माइग्रेटिंग टू आर नेटवर्क सेंट्रिक। अब जिस तरह हार्डवेयर जो है नेटवर्क सेंट्रिक हो गया, इसी तरह सॉफ्टवेयर को भी नेटवर्क सेंट्रिक होना पड़ा। वेब फ्रंट एंड्स टू एम्पावर एम्प्लॉइज रादर देन रिप्लेसिंग लीगेसी सिस्टम। सो लीगेसी सिस्टम में न्यू ड्रिवन सिस्टम से अब वेब बेस्ड सिस्टम्स आने लग गए। लूमिंग चेंज जो है मूव टू वेब सर्विसेज हो गई। पैकेजेस ऑफ कोड दैट ईच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन हैव अ URL। सो जो भी आपने फंक्शन करना है उसका आपका अपना URL है www.fedex.com। सो FedEx के जो पार्सल ट्रैकिंग है, इसी तरह मैकाफीज की जो वायरस अपडेट्स वगैरह हैं, ये सब अपनी अपनी URL पे जाके आप
खुद ब खुद कर लेते हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ वेब सर्विसेज इज दैट इट मूव सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग टू बीइंग ट्रूली नेटवर्क सेंट्रिक। द नेटवर्क बिकम्स द हार्ट ऑफ द सिस्टम लिखनी ऑल वेब सर्विसेज। सो क्या फ़ायदा हुआ कि वेब सर्विसेज की वजह से ये एक्चुअल नेटवर्क सेंट्रिक हो गया और नेटवर्क जो है वो हार्ट बन गया और उसके साथ रिलेट कर गई अदर वेब सर्विसेज एज वेल। डेटा ट्रेंड्स जो है वो पहले था वो फाइल मैनेजमेंट था, ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निक्स फॉर फाइल्स दैट सर्व इंडिविजुअल एप्लीकेशंस, और ऑर्गेनाइजेशन जो अपने फाइल सिस्टम्स की मैनुअल को कंप्यूटराइज कर रहे थे। फिर जो है वो कॉर्पोरेट डेटाबेसेस बन गया, सर्विंग सेवरल एप्लीकेशन। वो पहले एक एप्लीकेशन के लिए फाइल सिस्टम होता था, फिर सेवरल एप्लीकेशन को मिला के एक कॉर्पोरेट का डेटाबेस बढ़ गया। दिस लेड टू कॉन्सेप्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ डाटा एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन। अब इसकी वजह से डाटा एडमिनिस्ट्रेटर्स की जॉब आ गई और डाटा एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन शुरू हो गए। 70s फोकस ऑन टेक्निकल सॉल्यूशंस। फिर 70s ने जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स लाए, डिक्शनरी डायरेक्टरी लाए, स्पेसिफिकेशन एंड फॉर्मेट लाए। नाउ डाटा डेफिनेशन इंफॉर्मेशंस अबाउट रिलेशनशिप अमंग सिस्टम सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ डाटा एंड साइकिल रिक्वायरमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट हो गया है। फर्स्ट 20 years टेक्निक्स टू मैनेज डाटा इन अ सेंट्रलाइज्ड इन्वायरमेंट में चलता रहा। लेट 70s और अर्ली 80s में फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस और पीसीज ने जो है वो एम्प्लॉयज डायरेक्टली एक्सेस कॉर्पोरेट डाटा, यूजर डिमांडेड इट और यूजर की डिमांड पे होने लगा। फिर डिस्ट्रीब्यूटिंग डाटा फ्रॉम डाटा रिसोर्स टू इंफॉर्मेशन रिसोर्स में डाटा जाने लगा। डाटा मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेस इंटरनल फैक्ट्स इनटू डाटा रिकॉर्ड फॉर्मेट, फिर उन्होंने इंटरनल फैक्ट्स को भी डाटा रिकॉर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट फोकसेस ऑन कॉन्सेप्ट। इंफॉर्मेशन जो है उस कॉन्सेप्ट को फोकस करने लगी कि किस कॉन्सेप्ट के तहत ये डाटा आ रहा है। कंटेन्स अ मच रिचर यूनिवर्स ऑफ डिजिटाइज्ड मीडिया इंक्लूडिंग वॉइस, ग्राफिक्स, एनिमेशन एंड फोटोग्राफ्स। सो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आना शुरू हो गई जब आपने कॉन्सेप्ट को भी शामिल करना शुरू कर दिया। इसको हमने डिजिटाइज मीडिया का नाम दिया है। मैनेजिंग दिस expanded array of information resources requires new technologies। इस सारी चीज़ों की वजह से न्यू टेक्नोलॉजीज आई जिनको हमने डेटा वेयर हाउसिंग का नाम दिया। इसमें क्या किया कि स्टोर ह्यूज अमाउंट्स ऑफ हिस्टोरिकल नॉट लाइव डाटा फ्रॉम सिस्टम सच एज रिटेलर्स, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम। सो आप लाइव डाटा नहीं लेकिन आप ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा जो है हिस्टोरिकल डाटा को आप वेयर हाउस में डाल दें। फिर आपने डाटा माइनिंग उसमें यूज़ करते हुए यूज़ एडवांस स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स टू एक्सप्लोर डाटा वेयर हाउसेज लुकिंग फॉर प्रीवियसली unknown relationship in data which customers are the most profitable। So इस तरीके से डाटा माइनिंग आ गई, uses advanced statistical techniques to explore data warehouses looking for previously unknown relationships in data, for example which customers are most प्रॉफिटेबल। सो डाटा माइनिंग की टेक्निक से आपने उस वेयर हाउस में जो डाटा पड़ा हुआ है उन पे स्टैटिस्टिकल इंटेलिजेंट टेक्निक्स लगाई। उन टेक्निक्स से आपको पता चला कि अच्छा इसमें तो कई ऐसे रिलेशनशिप हैं जिनका हमें पता ही नहीं था। उन रिलेशनशिप के तहत आपने मोस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर्स को जैसे ढूंढ लिया और उनके ऊपर फिर आप अपना काम शुरू कर दें। नॉलेज मैनेजमेंट आई, इंटेलेक्चुअल कैपिटल आ गया, द होली ग्रेल जिसको नाम दिया गया कि अब आपको इंटेलेक्चुअल कैपिटल, मेरी नॉलेज जो है, जो मेरा नॉलेज बेस है, ये मेरा इंटेलेक्चुअल राइट है, इसका ये कैपिटल है, उस पर आप काम करें। वेब हैज़ ब्रॉडन्ड द डाटा टू मीन कंटेंट। अब जो वेब ने काम किया कि उसने डाटा को कंटेंट में कन्वर्ट कर दिया। टेक्स्ट, ग्राफिक, एनिमेशन, मैप्स, फोटो, वीडियो एक्सेट्रा नाउ टाइटली कंट्रोल्ड वर्सेस अर्ली प्रोलिफरेशन। अब टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, मैप्स, फोटोज, वीडियोज इन सबको कंट्रोल कर दिया गया है। पहले ये था कि बस आपने डाल दिया, देयर वाज नो कंटेंट अटैच्ड विद द फोटो कि ये फोटो किसकी है। अब आप जब फोटो कंटेंट के लिहाज से आप उसकी इमेज को तलाश करते हैं तो अब आप गूगल में भी जाएं तो आप को अगर आपने MIS के कंटेंट की अगर आपने वीडियोस देखनी है तो जब आप MIS देंगे तो MIS से रिलेटेड उस कंटेंट से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको गूगल सर्च करके दे देगा और फिर आप उसको डाउनलोड करके अपने लिए देख सकते हैं।
Two major data issues are now facing CIOs. So जो इस वक्त चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं उनके लिए दो मेजर इश्यूज आ गए, एक सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग डाटा फ्रॉम दोज हु शुड नॉट सी इट, फिर प्राइवेसी, सेफगार्डिंग द पर्सनल डाटा ऑफ एम्प्लॉइज कस्टमर्स। सो ये दो चीजें, सिक्योरिटी और प्राइवेसी, इस वक्त मेजर इश्यूज हैं। Regulation as Sarbanes-Oxley in the US now require company officers to verify their financial data. The processes that handle financial data are automated, need to document and ensure the accuracy of these processes. So regulations आ गई हैं US में कि जो company officers हैं वो financial data को verify करें और उसके लिए processes बनाए गए हैं। कम्युनिकेशन ट्रेंड्स क्या है? फाइनल कोर टेक्नोलॉजी जो है वो टेलीकम्युनिकेशन बन चुकी है। दिस एरिया हैज इज एक्सपीरियंस इनॉर्मस चेंज एंड इज नॉट टेकिंग सेंटर स्टेज। जो इस एरिया ने पहले भी और अभी तक एक अपने अंदर इनॉर्मस चेंज लेके फेस कर रही है और इस वक्त ये सेंटर हार्ट ऑफ दी हब बनी हुई है। अर्ली यूज जो है वो ऑनलाइन एंड टाइम शेयरिंग सिस्टम था, देन इंटरनेट इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, इंट्रा कंपनी और डाटा नेटवर्क्स ब्लॉसम हो गए, फिर इंटरनेट चेंज एवरीथिंग। टुडे द इंटरनेट प्रोटोकॉल हैज बिकम द वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड फॉर लैंड्स एंड वैन विल ऑल्सो बी सून बी द स्टैंडर्ड फॉर वॉइस। सो ये वॉइस के लिए भी एक स्टैंडर्ड बन जाएगा। Telecom opened up new uses of information systems, so it becomes an integral component of IS management. Communication-based information system link organization to their suppliers and customers. Explosion of wireless second generation instant messaging, Wi-Fi third generation, 3G doesn't just enable mobility, changes how people communicate, how they live, and how they work. And fourth generation is bringing the exciting times because now video calls, video conversations ये सब बहुत आसान हो गया है। इसकी वजह से आप प्रैक्टिकली अवेलेबल हैं हर वक्त हर जगह। अर्ली डेज में क्या होता था? द मिशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स पे हम जाते हैं। अर्ली डेज में पेपर वर्क, फैक्ट्रीज टू पे एम्प्लॉइज, बिल कस्टमर्स, ship products, etc. Objectives of information system defined by productivity measures. Later जब MIS का era आया तो produced reports for management by exceptions for all levels of management. फिर हमने उसको all level of management के लिए reports बनानी शुरू कर दी। Today क्या हो गया? Improve the performance of people in organizations थ्रू द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब हम ये चाहते हैं कि लोगों की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस खुद ब खुद ठीक हो जाएगी और हमने यहाँ पे आईटी यूज करना शुरू कर दिया। इंप्रूविंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस इज अकम्प्लिश्ड बाय द पीपल एंड ग्रुप्स दैट कंप्राइजेस द ऑर्गेनाइजेशन। वन रिसोर्स फॉर दिस इम्प्रूवमेंट इज आईटी। सो जो एक रिसोर्स है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, किस तरीके से जो लोगों की और उनके ग्रुप की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना, तो वो एक तरीका जो है वो आईटी की अगर हम रिसोर्स को इम्प्रूव कर देते हैं तब। द मिशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, द मिशन इज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो ये एक हमने अपना मिशन बना लिया है। A simple model in the early days of information system, the translation between IT and user was performed almost entirely by system analyst. तो पहले ज़माने में system analyst जो हैं वो सारा कुछ करते थे। मैंने अपनी इनिशियल लेक्चर में CV में भी बताया था कि मैंने कोई तकरीबन 12 साल सिस्टम एनालिस्ट काम किया। सो सारा कुछ हम करते थे। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम एनालिस्ट होता था, वो सिस्टम डेवलप करता था और वो यूज़र को दे देता था और वो यूज़र को कहता था आपने इसी तरह से काम करना है। सिंपल एज दैट। सिस्टम प्रोफेशनल ब्रिजिंग द टेक्नोलॉजी गैप, फिर सिस्टम प्रोफेशनल्स आ गए। ओवर द लास्ट 50 years टेक्नोलॉजी हैज बिकम इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स एंड पावरफुल। यूजर्स हैव बिकम इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड। इंफॉर्मेशन सिस्टम आर नाउ यूज्ड एज प्रोडक्ट्स एंड यूजर्स हैव बिकम कस्टमर्स। सो more specialization is required of system professional to bridge this wider gap. अब क्या हुआ कि सिस्टम प्रोफेशनल की वो यूजर को देख के अब चीज़ों को बनाएं,
ये एक इम्पॉर्टेंट रोल हो गया है, क्योंकि यूज़र जो है वो डिमांडिंग हो गया और वो कस्टमर बन गया है अब आपका, वो सिर्फ यूज़र नहीं रहा। तो जो चीज़ जिस तरीके से उसको चाहिए अब आपको उस तरीके से बनाना है, इसलिए सिस्टम प्रोफेशनल को अब स्पेशलाइजेशन करनी है इस गैप को फिल करने के लिए यूज़र और सिस्टम के दरमियान। सो क्या हुआ कि एक्सपेंडेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज हो गई और सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट्स हो गए और कस्टमर हो गए। सो अब सिस्टम डिज़ाइनर हो गया है, सिस्टम डिज़ाइनर सिस्टम को डिज़ाइन करता है। फिर एक इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट आ गया है। इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट ये देखता है कि ये जो सिस्टम डिज़ाइनर ने सिस्टम डिज़ाइन किया है क्या ये यूज़र को भी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, उसको वो इंफॉर्मेशन उस तरह से मिल रही है जिस तरह से वो चाह रहा है कि नहीं चाह रहा, और वो फिर इस गैप को ब्रिज करने की कोशिश करता है। The technology has become sophisticated enough to be used by many employees and consumers. ये इससे पहले तक एक यूज़र और एक एम्प्लॉय एक सिस्टम होता था। अब जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी सोफिस्टिकेटेड हो गई है कि वो एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ और कंज्यूमर के लिए यूज़ हो रही है। Today, some of the technology is truly user-friendly, and some applications such as web page development, data mining, and spreadsheet manipulation are handled by non-IT staff. So, अब ऐसी चीज़ें जो कि वेब पेज डेवलपमेंट जो पहले आईटी या डेटाबेस माइनिंग और स्प्रेडशीट मैनिपुलेशन वगैरह ये तो सिर्फ आईटी के लोग कर सकते थे, अब नॉन आईटी के लोग भी इसको करने लगे हैं। ट्रांजैक्शन सिस्टम हाउएवर आर स्टिल डेवलप्ड बाय प्रोफेशनल डेवलपर्स ईदर इनसाइड और आउटसाइड द फर्म। लेकिन ट्रांजैक्शन सिस्टम क्योंकि उन पे सारी इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस कर रहा होता है, वो अभी भी प्रोफेशनल डेवलपर से बनाई जाती है, चाहे वो आप इन हाउस बनाएं चाहे वो आउटसाइड द फर्म आप किसी को आउटसोर्स कर दें। सो अब क्या हुआ कि सिस्टम डिज़ाइनर एक्सपेंडेड इंफॉर्मेशन है, एंड यूज़र सिस्टम है, इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट है जो सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट्स और कस्टमर के दरमियान बिच कर रहा है, और अब नॉलेजेबल यूज़र है। सो अब ये ट्रांजैक्शन टू वेज हो गई। इससे पहले अगर ये एक के दरमियान थी, अब ये जो है मैनी के दरमियान होना शुरू हो गई हैं। So why talk about technology gap? The main point of this discussion is that technology is getting more complex, applications are becoming more sophisticated, and users are participating more heavily in the development of applications. The net result is that the management of the process is becoming more complex and difficult, and its importance increases. So अब प्रोसेस की मैनेजमेंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि प्रोसेसेस इतने कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट हो गए हैं, क्योंकि इतनी सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर्स एप्लीकेशंस बनना शुरू हो गई हैं कि उनको अब मैनेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। सो एक्सपेंडिंग and making a better model, the simple model give us more guidance into managerial principles and tasks. We suggest a model with 4 principal elements: a set of technologies that represent the IT infrastructure installed and managed by the ISN department, a set of users who need to use IT to improve their job performance. Third है a delivery mechanism for developing, delivering and installing applications. चौथा है executive leadership to manage the entire process of applying the technology to achieve organizational objectives and goals. So ये फ्रेमवर्क हो गया IS इन मैनेजमेंट का। एग्जीक्यूटिव जो लीडरशिप है वो चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर एटसेट्रा हो गए हैं। फिर एसेंशियल टेक्नोलॉजीज, सिस्टम डेवलपमेंट एंड डिलीवरी और इंफॉर्मेशन वर्कर्स हो गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एसेंशियल टेक्नोलॉजी में डिस्ट्रीब्यूटेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है, टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज हैं, ये जाके प्रोसीजरल सिस्टम में चली जाती हैं और सपोर्ट उसका प्रोसीजर बेस्ड इंफॉर्मेशन वर्क बन जाता है, और फिर सपोर्ट सिस्टम में जाती हैं जहां नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन वर्क बन जाता है। सो इस तरीके से अब ये मैनेज हो रही हैं, यानी प्रोसीजरल सिस्टम से एक इंफॉर्मेशन क्रिएट हुई और वो इंफॉर्मेशन इस सपोर्ट सिस्टम में गई जहां से नॉलेज बेस्ड सिस्टम ने अपना काम शुरू किया। अब टेक्नोलॉजीज में क्या है, सेवरल फोर्सेस कंट्रीब्यूट टू द इंक्रीज इम्पोर्टेंस एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आईटी, ग्रोथ इन कैपेसिटी,
plus reduction in cost and size, merging of previously separatable technologies of computers, telephones, telecom, cable TV, office equipment and consumer electronics हो रही है, ability to store and handle multiple forms of data हो रहा है. Information system now fill major roles in management, reporting, problem solving and analysis, office सपोर्ट, कस्टमर सर्विसेज एंड कम्युनिकेशंस, इसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम अपना रोल प्ले कर रहे हैं. द यूजर्स में क्लरिकल और मैनेजरियल हो गया है. क्लरिकल जो है वो प्रोसीजर बेस पे चलता है, हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन होती है, लो कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करता है, वेल स्ट्रक्चर प्रोसीजर्स बनाते हैं, आउटपुट मेजर्स डिफाइन, फोकस ऑन प्रोसेसेस, फोकस ऑन एफिशिएंसी, हैंडलिंग ऑफ डाटा, प्रिडोमिनेटली क्लरिकल वर्क्स, एग्जांपल बुक ऑफिस, मॉर्टगेज, सर्विसिंग, पेरोल, प्रोसेसिंग, चेक प्रोसेसिंग एटसेट्रा. नॉलेज बेस में जो मैनेजरियल है उनको लो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन चाहिए होता है, हाई वैल्यू कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन चाहिए होता है, इल स्ट्रक्चर प्रोसीजर्स पे काम करना होता है, आउटपुट मेजर्स लेस डिफाइंड होती हैं, फोकस ऑन प्रॉब्लम्स एंड गोल्स होता है, फोकस ऑन इफेक्टिवनेस होता है, हैंडलिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स होता है. मैनेजर्स एंड प्रोफेशनल्स इसको यूज करते हैं. एग्जाम्पल है लोन डिपार्टमेंट, असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट, कॉर्पोरेट बैंकिंग, ये सब इसको नॉलेज बेस को यूज कर रहे होते हैं. सिस्टम डेवलपमेंट एंड डिलीवरी में सिस्टम डेवलपमेंट एंड डिलीवरी ब्रिजेस द गैप बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड यूजर. सिस्टम फॉर प्रोसीजर बेस्ड क्लरिकल एक्टिविटीज डिफर फ्रॉम सिस्टम्स फॉर नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन या मैनेजरियल एक्टिविटी. सिस्टम्स आर बिल्ड बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज. 3 मेन कैटेगरीज एसेंशियल्स फॉर टेक्नोलॉजीज, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हैं, टेलीकम्युनिकेशंस हैं और इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज हैं. ये 3 जो हैं रिसोर्सेज जो हैं वो टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज की 3 मेन कैटेगरी हैं या एसेंशियल टेक्नोलॉजीज हैं. मैनेजमेंट ऑफ दीज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, और इन चीज़ों को मैनेज करना जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में आ जाता है. फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट आ जाती है जिसमें चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, मस्ट बी हाई इनफ इन द एंटरप्राइज टू इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशन गोल. अब ये चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर के इंडक्ट करने से इसको हायर हायरार्की में डाल दिया ताकि वो इन्फ्लुएंस कर सके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को भी. अगर वहाँ पे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की उन्होंने नहीं रखा हुआ तो वो उसको शामिल करवा सके. मस्ट हैव इनफ क्रेडिबिलिटी टू लीड द हार्नेसिंग ऑफ टेक्नोलॉजी टू परस्यू दीज गोल. और उसमें इतनी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कि वो नई टेक्नोलॉजी को हार्नेस कर सके, उनको शामिल कर सके, ताकि वो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के गोल्स को लेके चल सके. मस्ट वर्क विद ऑल अदर CXOs, तो जितने भी CEOs हैं, CFOs हैं, COOs हैं, उनके साथ ये चल सके. इट हैज़ बिकम टू इम्पोर्टेंट टू बी लेफ्ट टू वन इंडिविजुअल. सो अब ये इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है कि ये एक CEO पे नहीं चलेगा, बल्कि मैनेजरियल हायरार्की में ग्रुप बनेंगे, सब मिलके काम करेंगे. एग्जीक्यूटिव टीम मस्ट वर्क टुगेदर टू गवर्न इट एंड लीवरेज इट वेल. सो एग्जीक्यूटिव टीम को साथ काम करना होगा. अ बेटर मॉडल की अगर हम समरी करें, दिस मॉडल हैज 4 मेजर कंपोनेंट्स. द टेक्नोलॉजी विल प्रोवाइड्स द इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन वर्कर हु यूज IT टू अकम्प्लिश देयर वर्क गोल्स. फिर सिस्टम डेवलपमेंट एंड डिलीवरी है विच ब्रिंग्स द टेक्नोलॉजी एंड यूजर टुगेदर. फिर द मैनेजमेंट ऑफ IS फंक्शन है. ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है टू हार्नेस IT टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द पीपल एंड द ऑर्गेनाइजेशन. ये यहाँ पे CIO का रोल आ जाता है. सो अगर बेटर मैनेजमेंट पे हम जाएं तो अब हमने कहा कि वही सारी बातें कि ये उसी तरीके से आपका मैनेजमेंट सिस्टम चलेगा. अब अगर हम केस एग्जांपल की, जैसे हमने बात की थी कि केस स्टडी लेके चलेंगे, तो मिड वेस्ट वाको कॉरपोरेशन को अगर हम देख लें तो वहाँ पे जो 1980 में इंफॉर्मेशन सर्विस डिपार्टमेंट था उसका कुछ ये इंफ्रास्ट्रक्चर था कि वाइस प्रेसिडेंट था, ऑपरेशन सर्विसेज करता था. फिर इंफॉर्मेशन सर्विसेज थी जिसमें कंप्यूटर ऑपरेशन था, टेक्निकल सर्विसेज थी, टेलीकम्युनिकेशन था, डेवलपमेंट सिस्टम था, ऑपरेशनल सिस्टम था और ऑपरेशन रिसर्च थी. इस तरीके से हायरार्की की बेस पे काम हो रहा था और एक इंफॉर्मेशन सर्विसेज वाले जो हैं वो इन सारे वर्कर्स को देख रहे थे. सो मिड वो
Mead-Westvaco Corporation is an American packaging company based in Richmond, Virginia. It has approximately 23,000 employees in February 2006. It moves its corporate headquarters to Richmond, Virginia. In March 2008, the company announced a change by which it would use MWV as its brand. However, the legal name of the company remains Mead-Westvaco. Mead in 1968, Mead entered the information technology sector by acquiring a small company called Data Corporation for $6 million and renamed it Mead Data Central. Mead was originally interested in inkjet printing system developed by Data. Mead, however, Data had also been working on a full text information retrieval system for the US Air Force, and by 1967 had adopted this product to the task of indexing and searching legal precedent as part of an experiment with the Ohio State Bar. After an Arthur D. Little study indicated that the information retrieval product had a promising feature, Mead Data Central launched its as the Lexis Legal Research System in 1973. In December 1994, Mead sold the Lexis Nexus system to Reed Elsevier for $1.5 billion. फिर मीड जो है बन गई, वही प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एक आ गया, फिर वाइस प्रेसिडेंट इंफॉर्मेशन प्रोसेस रिसोर्सेज आ गया, उसके पास इंफॉर्मेशन रिसोर्स कंट्रोल था, इंफॉर्मेशन सर्विसेज में कंप्यूटर ऑपरेशंस, बिजनेस सिस्टम, टेक्निकल सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन था, फिर डिसीजन सपोर्ट एप्लीकेशंस आ गई, इंटरेक्टिव हेल्प सेंटर आ गया, ऑफिस सिस्टम्स आ गया, डिसीजन एनालिसिस आ गए, फाइनेंशियल मॉडलिंग, कोऑर्डिनेशन और EIS आ गया। फिर जो है चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव आ गया उसमें, और फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर इंफॉर्मेशन रिसोर्स प्लानिंग एंड कंट्रोल। अब जो हुआ वो ये हुआ कि इंफॉर्मेशन सर्विसेज में वही कस्टमर ऑपरेशन, बिजनेस सिस्टम, टेक्निकल सर्विसेज और टेलीकम्युनिकेशन ला, बट डिसीजन सपोर्ट एप्लीकेशन में सर्विसेज सेंटर आ गया, एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंसल्टेंट आ गया और लीगल एक्सपर्ट आ गए। फिर 1990 में जो था ये थोड़ा सा और बढ़ा, इसमें नेटवर्क सर्विसेज में कंप्यूटर ऑपरेशंस, टेक्निकल सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन आ गया, टेक्नोलॉजी प्लानिंग एंड कंट्रोल आ गया, इंफॉर्मेशन सर्विसेज में एप्लीकेशन डेवलपमेंट, लीगल एरिया, लोकल एरिया एक्सपर्ट और डेटा एडमिनिस्ट्रेशन आ गए, डिसीजन एनालिसिस में बिजनेस सिस्टम्स और सर्विसेज सिस्टम्स आ गए। सो आप देख रहे हैं कि वो कैसे अपने आप को एक्सपैंड करते गए, चेंज लाते गए अपनी कॉर्पोरेट उसमें। फिर जो उसका चेंज आया वो उन्होंने ये किया कि उन्होंने ये एक अपना कर लिया कि एक्सटर्नल मार्केट्स हो गए, ऑपरेशंस, इंटरनल ऑपरेशन हो गए, सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल चेंज आ गया, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस आ गए और लीगसी सिस्टम्स को लेके उन्होंने अपने सिस्टम को इवॉल्व कर लिया। और जो 1993 में उनका एवोल्यूशन के बाद उन्होंने चीफ इंफॉर्मेशन रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेशन बना लिया और उसमें जो है डिवीजन सपोर्ट हो गई, री इंजीनियरिंग सपोर्ट हो गई, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स एंड प्लानिंग आ गई, कॉर्पोरेट सेंटर सोल्यूशन आ गए, एंटरप्राइज टूल्स एंड एप्लीकेशंस हो गई। ये विजन 2000 में उन्होंने कहा था कि डाटा सर्विसेज, नेटवर्क सर्विसेज, क्लाइंट सर्विसेज और सर्वर टेक्नोलॉजी सर्विसेज पे वो लोग काम करेंगे। अब अगर जो उसमें देखें तो अब उन्होंने क्या किया कि विजन सपोर्ट सर्विसेज भी एक ऐड कर दी करेंटली, ताकि जो उन्होंने विजन 2000 में दिया था उसको देखने वाला भी कोई मौजूद रहे, जो ये देखता रहे कि इन सर्विसेज में जो चीजें हैं वो वहीं हो रही है कि नहीं हो रही। सो जो अब उसके बाद मीड वो का जो स्ट्रक्चर बना तो वो
स्टीयरिंग कमेटी बना दी गई, सीईओ है, देख रहे हैं सीआईओ बन गया है, और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि सो मैनी सर्विसेज, ईआरपी भी आ गई, और इसमें मैन्युफैक्चरिंग सोल्यूशन भी आ गया, इसमें ऑपरेशंस भी आ गया, सीटीओ का भी रोल आ गया, टेक्निकल सर्वर भी आ गया, प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी आ गया। सो वो अपने आप को इवॉल्व करंट ट्रेंड्स के हवाले से करते चले गए। सो आईटी स्टीवर्डशिप मॉडल एंड रोल्स जो है, अब EIS स्टीयरिंग कमेटी आ गई, chaired by business approval, overall strategic direction, oversee investment, resolve escalation। IT council आ गई जो business group information officer, CTO, EIS leadership पे आ गया, chaired by CIO, drive standard and overall cost effectiveness, drive। IT council आ गई, business group information officer, CTO, EIS leadership आ गई, बिजनेस परफॉर्मेंस, टीम्स, सोर्स एंड सपोर्ट, प्रोडक्शन ऑपरेशंस, बिजनेस ऑपरेशंस आ गई। आईटी काउंसिल के अंदर चेयर्ड बाय सीआईओ होती थी, ड्राइव्स स्टैंडर्ड्स एंड ओवरऑल कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवरसी सर्विस लेवल मैनेजमेंट, अप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस। बिजनेस परफॉर्मेंस में जो है chaired by business leader, process owners, drive business performance improvement initiative and projects standards adherence। Enterprise Information System Steering Committee को बना के उसके तहत एक पूरा सिस्टम इवॉल्व किया गया और उसने ये सारी चीज़ें लेके चला। सो ये एक तरह से स्टीवर्डशिप मॉडल और उसके रोल्स को डिफाइन कर रहा है मीड वेस्ट वाको कॉरपोरेशन के। So a final thought, it is not the strongest species that survive, nor the most intelligent, but the ones responsive to change are that survives। So ये survival of the fittest की जो चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी दी थी, ये हमारी बिजनेसेस में भी होती है कि ये नहीं होता कि स्ट्रांग है तो वो सरवाइव कर जाएगा। अब कितने बड़े बड़े नाम इस पूरे एरा में गायब हो गए जिनका कोई पता भी नहीं है, और जो जो अपने आप को चेंज करते चले गए वो सरवाइव करते चले गए। सो दिस इज़ व्हाट ब्रिंग अस टू द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।